हम लोग प्रिडिक्शन का काम नहीं करते हैं। पता चला है पढ़ाने वाला का वीडियो चल नहीं रहा है और देखिए उसका वीडियो खूब चल रहा है। केमिस्ट्री समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ब्रेक डांस वाला पढ़ाई करना है तब तो फिर कहीं और आपको जाना पड़ेगा। सही नहीं, जिसमें यहाँ पर तालिका और मारिच का काम करने आ गए। सही नहीं, इसके लिए इनको गूगल नहीं मिल रहा है। पहले पुराना जमाना में यज्ञ होता था ना, तो लोग जो है सो कि तालिका मारिच उसको भाड़ने के लिए आते थे, अलग अलग रूप धर के। अब मैच क्या होगा ये आपको गूगल पे नहीं मिल रहा है। गूगल पे नहीं मिला तो चैट जीपीटी का यूज कीजिए। हमको लगता है कि आप मॉडर्न युग के ही होंगे। सही नहीं, तो थोड़ा सा उसका यूज कीजिए कि कब क्या होगा नहीं होगा। अच्छा से अच्छा जो भी पूछना पूछिए। सही नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रणव नारायण, आपका केमिस्ट्री गुरु, और मैं लाइव हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्सोडिया क्लासेस पे, और साथ ही साथ अपने फेसबुक अकाउंट प्रणव नारायण पे बातें हो रही है सॉल्यूशन चैप्टर को लेकर के। सॉल्यूशन में हम लोग बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं वेन टॉप फैक्टर। तो आज की क्लास में हम लोग वेन टॉप फैक्टर क्या है ये तो समझ चुके हैं, उसको रिकैप्चुलेट करेंगे, लेकिन कैसे निकलेगा उसका वैल्यू और कैसे उसका न्यूमेरिकल में यूज होगा, ये सारा बात हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जो लोग जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके, और जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ें। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आदित्य कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग आदित्य। ठीक है ना बाबू, आवाज़ वगैरह सही जा रहा है ना? आवाज़ सही जा रहा है जरा बताइएगा, एकदम लाउड एंड क्लियर है। चलिए, फेसबुक पे भी मैं लाइव हूँ, फेसबुक पे भी मैं लाइव हूँ। ओके, जिनको केमिस्ट्री समझना है, ल्यूसिड वे में केमिस्ट्री समझना है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा आनंद लेके समझना है, केमिस्ट्री समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ब्रेक डांस वाला पढ़ाई करना है तब तो फिर कहीं और आपको जाना पड़ेगा। सही नहीं, जिसमें पढ़ाई से ज़्यादा ब्रेक डांस होता है। सही नहीं, ये चीज़ आपका, तो वो उसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे, यहाँ हम लोग पहुँचे थे। ठीक है, यहाँ हम लोग पहुँचे थे, बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन जो है वो रॉल्स के नियम को और वेन टॉप्स के नियम को फॉलो करता है। हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारा सॉल्यूशन रॉल्स लॉ या वेन टॉप लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो हम लोग देखें कि कौन कौन केस में या कौन कौन सा सॉल्यूशन जो है वो रॉल्स के नियम को और वेन टॉप्स के नियम को फॉलो नहीं करता, ये हम लोग देखे थे। सही नहीं, ये चाहिए आपका। उसके बाद फिर हम लोग सोचे कब वो फॉलो करेगा, तो उस दौरान हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कहते हैं या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। सही नहीं, अल्फा से डिनोट करते हैं। वो बताता है कि एक मोल रिएक्टेंट में कितना मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है। सही नहीं। फिर हम लोग बात की वेन टॉप फैक्टर को लेकर के, वेन टॉप फैक्टर हम लोग क्या बताता है कि आपका एक मोल रिएक्टेंट टोटल कितना मोल में बदल चुका है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, और भी फॉर्मूला हम लोग आज लिखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है वेन टॉप फैक्टर का, कि आप एक मोल जो सॉल्यूट का डालें ना सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल में बदल चुका है। 1.5 मोल में, 2 मोल में, 3 मोल में, 5 मोल में, आधा मोल में, 1/4 मोल में, यही बताता है वेन टॉप फैक्टर। जैसे कहने किसी का वेन टॉप फैक्टर अगर 2 है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप उसका 1 मोल डालिएगा ना बाहर से, तो सॉल्यूशन में जाके वो 2 मोल के जैसा बिहेव करेगा। इफेक्टिवली वो 2 मोल के जैसा बिहेव करेगा। किसी का वेन टॉप फैक्टर अगर 5 है, मतलब क्या कि अगर आप डाल रहे हैं सॉल्यूट का 1 मोल, तो वो सॉल्यूशन के अंदर जो है वो 5 मोल के जैसा बिहेव करेगा। जैसे आइए देखिए हम लोग ये आपका देखते हैं, जो पिछले क्लास में एग्जांपल लिए थे कि कोई रिएक्टेंट आर है, ये प्रोडक्ट में बदल रहा है। सही नहीं, ये चीज़ आपका रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट में बदल रहा है ना। और रिएक्टेंट आर का जो है बाबू हम लोग कितना मोल लिए हैं, 10 मोल लिए हैं। 10 मोल लिए हैं इनिशियल मोल, ये IMN लिखा मैंने, इनिशियल मोल लिखा हुआ है कि 10 मोल लिए हैं। अब ये कुछ बना नहीं तो 0 होगा, समय बीतेगा तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट खर्च होगा, प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट कितना खर्च होगा हमको नहीं पता है, तो रैंडमली मान लिया कि 5 मोल खर्च हो रहा है, मैंने खर्च हो रहा है इसलिए माइनस लगाया है यहाँ पे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका 1 मोल खर्च हो रहा है तो इसका 2 मोल बन रहा है, तो अगर इसका 5 मोल खर्च होगा तो इसका 10 मोल बनेगा। सही नहीं, ये चीज़ आपका है। तब 10 में से 5 अगर घट गया तो इसका 5 बचा रह गया और इसका 10 बन गया, है ना। तो टोटल मोल आफ्टर रिएक्शन कितना हो गया, तो 5 मोल इसका हो गया और 10 मोल इसका हो गया, टोटल मोल आपका 15 मोल हो गया। समझेंगे नहीं, ये चीज़ आपका है। बार बार कर रहे हैं, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई से कुछ भी मतलब नहीं है कि आप कौन है, आप कितना है, बस उसको इसमें इंटरेस्ट है नहीं। तो यहाँ देखिए 10 मोल बदल चुका है 15 मोल में, 10 मोल अगर बदल चुका है 15 मोल में, तो 1 मोल बदलेगा कितना में, 15/10 मोल में बदलेगा, है, यानी आपका 1.5 में बदलेगा, है 1.5 में बदलेगा। तो वेन टॉप फैक्टर कितना हो गया, 1.5 हो गया। सही नहीं। तब आपको तो बेसिक बात तो बताई ही कि वेन टॉप फैक्टर क्या है बाबू। वेन टॉप फैक्टर ये बताता है कि आपका 1 मोल रिएक्टेंट जो है वो टोटल कितना मोल में बदला सॉल्यूशन के अंदर जा करके, टूट करके या जुड़ करके। 1 मोल जो रिएक्टेंट का आप ऐड किए थे वो सॉल्यूशन के अंदर जा करके टोटल कितना मोल में बदल गया, है, यही आपका वेन टॉप फैक्टर है। अब जरा सा इसको फॉर्मूला का रूप दे रहे हैं
ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या कर रहे हैं आपका, वेंट ऑफ फैक्टर क्या कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे अभी आप देख रहे थे ना बाबू कि रिएक्शन के बाद टोटल कितना मोल था, 15 मोल था, और रिएक्शन के पहले कितना मोल था, 10 मोल था। तो बिफोर 10 था और आफ्टर कितना था, 15 था। तो आई कितना हो गया, 15/10 हो गया, है ना। तो यही हो गया आपका। या इसी को आई आप क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाई कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाई कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप तो कैलकुलेशन क्या मान रहे हैं कि मान लीजिए 1 kg वाटर में 10 मोल डाले थे, लेकिन वास्तव में 1 kg में वो कितना बिहेव कर रहा है, सॉल्यूट कितना मोल के साथ बिहेव कर रहा है, 15 मोल के साथ ना। तो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आएगा, कैलकुलेटेड कुछ और है। तो आई क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल बाई कैलकुलेटेड, ये आपका हो गया आई। समझिए नहीं, ये चीज़ आपका। चलिए इसी को और अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं। आई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बाबू, तो आपको बताया ना जी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में और मोलर मास में संबंध उल्टा है। तो अगर लिखे हैं ऊपर में एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो मोलर मास के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैलकुलेटेड मोलर मास या थ्योरेटिकल मोलर मास। तो ये लिखेंगे कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड में थ्योरेटिकल डिवाइड बाई क्या, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। ये ऐसे भी आपका निकल जाएगा आई का वैल्यू। समझिए नहीं, ये सब फॉर्मूला रटने वालों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक मोल रिएक्टेंट टोटल कितना मोल में बदल गया, इसी को कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, है ना। ये चीज़ आपका। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकला कि एक्चुअल नंबर ऑफ मोल कितना होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल या मोल्स कितना होगा बाबू, तो जगह आई इंटू नंबर ऑफ मोल या मोल्स टेकन, है ना। ये चीज़ आपका। वास्तव में किसी कितना मोल होगा, तो जितना मोल आप लिए हैं उसका आई से गुना कर दीजिए। नहीं समझे सर, और मान लिया जाए बाबू आप लेते हैं एक बर्तन, इसमें मान लेते हैं कि 1 किलो आप पानी रखे हुए हैं, 1 किलो इसमें आप पानी रखे हुए हैं, सही नहीं, और आप कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं बाहर से, सॉल्यूट का मान लो कि 1 मोल डाल रहे हैं, 1 मोल डाल रहे हैं, ठीक है। और आपको पता चला कि सॉल्यूट का आई जो है वो 2 है, तो इसका क्या मतलब, इफेक्टिवली ये सॉल्यूट अब सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल हो जाएगा, मतलब इस सॉल्यूट का इफेक्टिव कितना मोल हो जाएगा, तो आई इसका 2 हो गया, और सॉल्यूट का कितना मोल लिए थे, 1 लिए थे, तो 2 गुना 1 2, यानी इफेक्टिवली ये 2 मोल के हिसाब बिहेव करेगा। खत्म कहानी। अगर मान लेते सॉल्यूट का आई 2 ना होकर के 5 होता, तो आप तो बाहर से डाल रहे हैं 1 ही मोल, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर ये कितना मोल के हिसाब बिहेव करेगा, तो आई का वैल्यू है 5, नंबर ऑफ मोल 1 हो गया, तो 5 × 1 ये आपका 5 के हिसाब बिहेव करेगा। सही नहीं, ये चीज़ आपका। अब आई मान लेते हैं कि 3 होता, समझिए, और आप 3 मोल सॉल्यूट ऐड करते, कितना मोल, 3 मोल सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हैं बाहर से, और उस सॉल्यूट का आई 3 है, तो इफेक्टिवली वो कितना मोल सॉल्यूट के साथ बिहेव करेगा, तो आई का वैल्यू 3 हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स आपका आपने 3 ऐड किया, तो 3 × 3 9, इफेक्टिवली वो 9 मोल सॉल्यूट के जैसा बिहेव करेगा, 9 मोल सॉल्यूट के जैसा बिहेव करेगा। समझिए नहीं, ये चीज़ आपका है, ठीक है। तो ये आपका वेंट ऑफ फैक्टर बताता है ना। तो फिर से बेसिक बात रिपीट कर रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर का, 1 मोल रिएक्टेंट टोटल कितना मोल में बदल गया, यही है वेंट ऑफ फैक्टर। फॉर्मूला भी आपको 2 3 4 लिख दिए हैं, है ना। ये ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ेगा, नहीं लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए, ये चीज़ आपका है, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन जो भी लोग जुड़े हुए हैं आदित्य बाबू आप बताएंगे जल्दी से, कि मान लिया कोई सॉल्यूट है, उसका आई आपका आई मान लेते हैं कि 4 है, और उसका हम लोग 5 मोल किसी सॉल्यूशन में ऐड किए हैं, तो इफेक्टिवली वो टोटल कितना मोल के साथ बिहेव करेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कोई सॉल्यूट है, उसका आई 4 है, और सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट का हम लोग टोटल 5 मोल ऐड कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली वो टोटल कितना मोल के साथ बिहेव करेगा सॉल्यूशन में जाकर के, जल्दी बताएंगे। जल्दी बताइएगा। चलिए जल्दी बताएंगे बाबू। 20 मोल के हिसाब, वेरी गुड, बहुत सुंदर आदित्य, है नहीं। वो इफेक्टिवली जो है वो 20 मोल सॉल्यूट के हिसाब बिहेव करेगा, है नहीं। बहुत सुंदर जवाब, है नहीं, ये चीज़ आपका। तो ये तो वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग समझे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको कहते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर किसको कहते हैं, ये हम लोग समझे। अब हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, है नहीं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वेंट ऑफ फैक्टर, है नहीं, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो अब हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर जो है
वो कैलकुलेट करेंगे, हैं वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सही नहीं। भाई जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो हेडिंग दे दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, है ना। तो वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस केस में, तो एसोसिएशन के केस में और डिसोसिएशन के केस में। वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस केस में, एसोसिएशन के केस में और डिसोसिएशन के केस में, सही नहीं। भाई जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेंट ऑफ फैक्टर केस फर्स्ट, कब, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन के केस में हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर निकालने जा रहे हैं। मतलब जब सॉल्यूट जाके टूट जाएगा ना, उस केस में वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा हम लोग ये निकालेंगे डिसोसिएशन के केस में। तो आइए ज़रा देखते हैं बाबू कि मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट आर है ना, ये टूट करके प्रोडक्ट पी दे रहा है। प्रोडक्ट पी का कितना मोल दे रहा है, एन मोल दे रहा है, जहाँ एन का जो वैल्यू है ना बाबू वो 1 से ज़्यादा है। एन का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से ज़्यादा है, समझे नहीं। अब समझिए इनिशियल मोल कहिए, स्टार्टिंग मोल कहिए, जो मोल कहना है कहिए ना, इनिशियल मोल। तो आपने आर का इनिशियल मोल 1 मोल ले लिया, प्रोडक्ट तुरंत तो बनेगा नहीं, तो 0 होगा। समय बीतेगा परिवर्तन होगा, समय बीतना है तो परिवर्तन तो होना ही है, चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। अब रिएक्टेंट का कितना घटेगा आपको पता है, नहीं ना पता है, तो मान लेते हैं कुछ घटेगा, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स ना मान करके आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे अल्फा घट रहा है। क्योंकि आपको तो बताया गया ना बाबू कि 1 मोल में जितना खर्च होता है उसी को अल्फा कहते हैं। और हम लोग रिएक्टेंट कहाँ कितना मोल लिए हैं, 1 ही मोल लिए ना है। तो मान लीजिए इसका अल्फा खर्च हो गया, सही नहीं। अब जब इसका अल्फा खर्च हो गया तो ये बनेगा कितना, तो क्या कह रहा है आपका, इसका 1 मोल जब खर्च होता है तो इसका n मोल बनता है। तो अगर इसका अल्फा खर्च हो रहा है तो इसका कितना बन जाएगा, n इंटू अल्फा बन जाएगा, सही नहीं। ये होगा आपका। अब खर्च होते होते फिर रिएक्शन के लास्ट पे पहुँचेंगे, तो मोल आफ्टर रिएक्शन के उपरांत कितना मोल हो जाएगा बाबू। आप 1 मोल लेके चले थे और अल्फा खर्च हो गया तो कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा, और जब बन कितना गया, n अल्फा हो गया ना बाबू। तो ये चीज़ आपका हुआ। अब क्या, तो टोटल मोल यहाँ पर लिख रहे हैं कि टोटल मोल या मोल्स आफ्टर रिएक्शन के उपरांत टोटल कितना मोल हो गया बाबू, तो 1 माइनस अल्फा रिएक्टेंट का बचा हुआ है और प्लस n अल्फा प्रोडक्ट का बन गया। 1 माइनस अल्फा रिएक्टेंट का बचा हुआ है और n अल्फा प्रोडक्ट का बन गया। तो बार बार तो कह रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इससे मतलब है ही नहीं कि आप रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं, उनको बस संख्या से मतलब है, सही नहीं। ये चीज़ आपका। तो टोटल मोल इतना हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, है ना। इसी को थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, यानी क्या हो गया, टोटल मोल इतना हो गया ना जी। तो जरा एक बार देखिए, आप 1 मोल लेके चले थे रिएक्टेंट का और 1 मोल रिएक्टेंट जो है टोटल इतना मोल में बदल गया। आप रिएक्टेंट का 1 मोल लेके चले थे और 1 मोल रिएक्टेंट टोटल इतना मोल में बदल गया, यही ना आई हो गया। आई क्या कहे थे कि 1 मोल टोटल जितना मोल में बदल जाए, तो 1 मोल जो रिएक्टेंट है वो टोटल इतना मोल में बदल गया है ना। तो आई आपका इतना हो गया, आई इक्वल टू कितना हो गया, आई इक्वल टू हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, है ना। आप चाहे तो इसको अरेंज कर सकते हैं कि आई इक्वल टू 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा, ये कर सकते हैं आप, है नहीं। तब क्या, आई इक्वल टू 1 प्लस ये अल्फा कॉमन चला गया तो आप क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा हो गया, है ना। आई इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा हो गया, है ना। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। कब, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, सही नहीं। आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। कब, जब सॉल्यूट जाके सॉल्यूशन में टूट जाए तब। अब आइए जल्दी से इसको यूज करते हैं, है नहीं। ये देखिए 1 से तो आपको परिचय है ही। n क्या बता रहा है, n बता रहा है कि जब 1 मोल रिएक्टेंट का टूटेगा तो टोटल कितना मोल प्रोडक्ट का बनेगा। n बता रहा है नंबर ऑफ मोल या मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। जब 1 मोल रिएक्टेंट टूटेगा तो प्रोडक्ट का टोटल कितना मोल बनेगा, ये n बता रहा है। अल्फा तो आपको बताए थे कि टूटने का क्षमता बताता है, खर्च करने का क्षमता बताता है
कि 1 रुपये में आप कितना रुपया खर्च कर दे रहे हैं। जैसे कोई आदमी 1000 रुपये लेके गया, 1000 रुपये में 1000 रुपये खर्च कर दिया, यानी 1 रुपये लेके जाता तो उसमें 1 रुपया खर्च कर देता, यानी उसका अल्फा 1 हो जाता। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं खर्चीला आदमी। और कोई आदमी 1000 रुपये लेके गया और 1000 रुपये में मात्र खर्च किया 10 रुपया, तो 1000 में खर्च किया, 1000 रुपये लेके गया मार्केट, खर्च किया बस 10 रुपया, सही नहीं। तो 1 में कितना खर्च कर देता, तो 10/1000, 10/1000 है ना, यानी कितना 0.01 रुपीज़ खर्च करता। ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं वो कंजूस आदमी है ना। पहले वालों को क्या कर रहे थे, खर्चीला आदमी है। वही तरह से साइंस वैसा आपको सॉल्यूट को जो समझिए कि पूरा का पूरा टूट जाए, या 70% भी खर्च कर दे या 80% भी टूट जाए, उसको कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो बहुत कम टूटता है उसको कहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, तो ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा जब नहीं दिया रहे तो अगर आप जान रहे हैं कि सॉलिड एकदम वीक है तो उसमें 1 से कम मानेंगे, लेकिन जनरली अल्फ़ा आपका 1 होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, जो भी सॉल्युबल सॉल्ट है, NaCl वगैरह, KCl वगैरह, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें अल्फ़ा 1 होता है नहीं। तो ये आगे देखेंगे हम लोग। तो इस तरीक़ा से आई हम लोग निकालते हैं किस केस में, डिसोसिएशन के केस में, सही नहीं। ये चीज़ आपका। अब जरा देखिए इसका यूज करते हैं। अब कुछ लोग का आई से अक्सर क्वेश्चन आते रहता है। नीट का तो समझिए कि फेवरेट है। 2015 में आई निकालने के लिए 2 क्वेश्चन आया नीट में, है नहीं। ये चीज़ आपका। तो आई जो है हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आई किसके लिए, NaCl के लिए। किसके लिए, Al2SO4 होल 3 के लिए, है ना। किसके लिए, CH3COOH के लिए। किसके लिए, तो K3FeCN होल 6 इसके लिए, सही नहीं। ये चीज़ आपका ठीक है। तो इन सब के लिए आई हम लोग निकालेंगे। अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने देंगे, अल्फ़ा का वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे, सही नहीं। तो आइए जल्दी से हम लोग NaCl के लिए निकालते हैं। NaCl के लिए हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा। तो 1 मोल NaCl का टूटेगा तो क्या देगा बाबू, 1 मोल दे देगा Na+ का, और 1 मोल क्या दे देगा, Cl- का। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + N कितना, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 2 हो गया, -1 इंटू अल्फ़ा। तो आई कितना हो गया, 1 + 2 - 1 1 हो गया, 1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा हो गया। तो आई इक्वल टू 1 + अल्फ़ा हो गया। अब जैसा कि NaCl केस में अल्फ़ा 1 होता है, तो ये आई इक्वल टू हो गया 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी NaCl के लिए आई 2 आया। मतलब क्या, मतलब NaCl का अगर आप ऐड कीजिएगा 1 मोल ना, तो सॉल्यूशन में जाके बिहेव करेगा 2 मोल के जैसा। NaCl का अगर ऐड कीजिएगा 2 मोल, तो सॉल्यूशन के अंदर जाके बिहेव करेगा कितना मोल के जैसा, 4 मोल के जैसा, है नहीं। ये चीज़ आपका। तो ये आपका आई रहा NaCl के लिए। अब अगला आई हम लोग निकालते हैं Al2SO4 होल 3 के लिए। इसको पानी में डालिएगा तो ये टूटेगा, टूट के क्या देगा बच्चा, 2Al3 प्लस क्या, 3SO4 2- ये दे देगा टूट करके, है ना। तब इस केस में आई कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो 1 + N कितना हो गया, तो 2 मोल इसका और 3 मोल इसका, टोटल हो गया 5 मोल, है नहीं। ठीक है, 5 - 1, अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने दे रहे हैं। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, 1 + 4 अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा अगर 1 ले लेंगे तो 4 × 1 4 हो जाएगा, और 4 + 1 5 हो जाएगा, सही नहीं। ये चीज़ आपका है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग आई निकालेंगे एसिटिक एसिड के लिए। आई किसके लिए निकालेंगे बाबू, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बार बार कहते हैं, एसिटिक का टर्म आया है एसिटम से, है ना। ये इसका मतलब होता है खट्टा, सावर, है नहीं। विनेगर आप खाए होंगे, चाउमीन जब खाते होंगे तो बार बार करेंगे कि उजला जैसा जो पानी जैसा जो रहता है वो यही रहता है, एसिटिक एसिड रहता है। इसको पानी में डाल दिए तो ये टूटेगा, टूट के क्या देगा, CH3COO- और क्या दे देगा, और दे देगा H+, सही नहीं। अब इस केस में आई कितना हो जाएगा बच्चा लोग, जल्दी से बोलिएगा। तो 1 + N कितना हो गया, 1 इसका और 1 इसका, है ना। तो 2 - 1, अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने देते हैं। आई इक्वल टू कितना हो गया, तो 1 + 2 - 1 1 हो गया, 1 × अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया। तो आई कितना हो गया, 1 + अल्फ़ा हो गया, है ना। अब चूंकि एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इस केस में अल्फ़ा बहुत कम होता है 1 से, नहीं तो वो क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा आई आराम से निकल जाएगा, है नहीं। ये चीज़ आपका। अब हम लोग आई निकालने जा रहे हैं किसका, K3FeCN होल 6, हैं। किसका निकालने जा रहे हैं बाबू, K3 FeCN होल 6, इसका आई निकालने जा रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, लाइक करने में आप लोग जो है कंजूसी करते हैं, आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी का भला हो जाएगा। K3FeCN होल 6, है ही नहीं। ये चीज़ आपका हिम्मत मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो ये टूटेगा तो क्या देगा आपका, ये 3K +
प्लस क्या देगा बाबू, FeCN होल 6 3 माइनस, ये दे देगा, है ना। ये चाहिए आपका। अब तब आई कितना हो जाएगा नमूना राही लोग, 1 प्लस एन कितना है 3 मोल इसका और 1 मोल इसका 4 हो गया, -1 गुना अल्फ़ा, है ना। ये हो गया आई। तो आई कितना हो गया 1 प्लस 4 - 1 3, 3 इंटू अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, तो आई आपका हो गया 1 + 3 अल्फ़ा, है ना। ये चीज़ आपका है। कोई तरह से इसका कई बार पूछा है, इसी का रिश्तेदार है K4 FeCN होल 6, ये अगर टूटेगा तो क्या दे देगा आपका, ये बताइए ज़रा, ये टूटेगा तो क्या टूटेगा, क्या देगा, तो इस तरह से टूट के आपको दे देगा ये 4K प्लस प्लस क्या FeCN होल 6 4 माइनस, ये दे देगा टूट करके, सही नहीं। तब आई इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा लोग, आई इक्वल टू 1 प्लस एन कितना है 4 मोल और 1 मोल 5 मोल, 5 - 1 इंटू अल्फ़ा, तो आई कितना हो जाएगा आपका ये 1 + 4 अल्फ़ा, सही नहीं। तो इस तरीक़ा से हम लोग आई का वैल्यू निकालते हैं, समझे ही नहीं। ये चीज़ आपका। अब आप कहेंगे सर कि आई का वैल्यू निकालने के लिए हमको तोड़ने आना चाहिए, हमने हाँ, अगर तोड़ने नहीं आता है तो जोड़ने आना चाहिए, है। जैसे देखिए आप लोगों को पता है ना जी कि जैसे मान लिया जाए ये और बी 2 लोग हैं, इसका वैलेंसी है x और इसका वैलेंसी है y, तो जो फार्मूला लिखते हैं तो वैलेंसी का एक्सचेंज हो जाता है, इसका वैलेंसी इस पर चल जाता है और इसका वैलेंसी इस पर चल जाता है, तो फार्मूला क्या निकल के आता है, फार्मूला निकल के आता है A/BX, है ना। तो हम लोग समझते हैं ना कि x किसका वैलेंसी है A का, y किसका वैलेंसी है B का, सही नहीं। तो अगर तोड़ने नहीं आ रहा है ना तो जोड़ने आना चाहिए। तो इस पूरे का वैलेंसी इस पर 4 है और इसका वैलेंसी इस पर 1 है, तो टोटल 4 और 1 5 हो गया, यहाँ 5 रख दीजिए, सही नहीं। ये चीज़ आपका है। वही तरह से और देखिए, हैं फिर से देखिए, इस पूरे का वैलेंसी यहाँ 3 है, इसका वैलेंसी यहाँ 1 है, तो 3 और 1 4 हो गया, नहीं जोड़ दिए हम लोग, सही नहीं। ये चीज़ आपका है। और देखिए ठीक है, एल्युमिनियम का वैलेंसी यहाँ 3 है, सल्फेट का वैलेंसी यहाँ 2 है, जोड़ दीजिए 3 2 5 हो गया, सही नहीं। ये चीज़ आपका है, ठीक है। वही तरीका से NaCl में जानते हैं कि सोडियम का भी वैलेंसी 1 होता है और क्लोरीन का भी 1 होता है, दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया 2 हो गया। तो तोड़ने नहीं आना चाहिए तो जोड़ने आना चाहिए, और अगर दोनों नहीं आता है तो क्वेश्चन को छोड़ने आना चाहिए। बोलिए जय श्री राम, नहीं ये चीज़ आपका है, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, किस केस में, डिसोसिएशन के केस में, हैं। कमेंट करके देता हो बताइएगा कि समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो रिकैप्चुलेट करेंगे हम, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि समझे कि नहीं समझे। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, बोलो हरिशरणम। हाँ जी सर समझ गए, वाह आदित्य, सही नहीं, आदित्य तो कमाल किए हुए हैं, सही नहीं। जी सर समझ गए, बहुत बढ़िया। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर निकाले हम लोग किस केस में, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, है ना। चलिए अब जल्दी से हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए चलते हैं एसोसिएशन के केस में, सही नहीं। ये चीज़ आपका। तो एसोसिएशन के केस में हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे। अभी निकाले किसी केस में, डिसोसिएशन के केस में, यानी जब सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जा करके टूट जा रहा था, नहीं ऐसा नहीं कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, नहीं, सॉल्यूट भी कई एक सारा सॉल्यूशन के अंदर जा करके टूट जाता है, नहीं। ये चीज़ आपका है, ठीक है। तो वो सॉल्यूट टूट जा रहा था, उसके में वेंट ऑफ फैक्टर निकाले। अब हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर निकाले जा रहे हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो हम लोग चलेंगे केस टू, है ना। कैलकुलेशन करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर का इन केस ऑफ एसोसिएशन, जब सॉल्यूट आपस में जुड़ता हो उस केस में वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कोई सॉल्यूट है ए, ठीक है बच्चा, इसका आप लिए n मोल, n का वैल्यू 1 से बड़ा है। अब ये n मोल इसका जुड़ करके 1 मोल दे दिया AN का, समझे, मैंने कई एक सारा A मिल करके एक तो AN बना दिया। यहाँ n जो है वो बड़ा है 1 से, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक नहीं। ये जुड़ गया। अब आइए निकालते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर लिख रहे हैं इनिशियल मोल IM, है, तो इनिशियल मोल है, आइए मतलब, नहीं। तो इनिशियल मोल इसका ले लेते 1 मोल, ये बना नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। बोलो हीरो, क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। फिर समय बीतेगा होगा परिवर्तन,
नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है, भगवान कब का कहे। अब परिवर्तन कैसे होगा? अपने हिसाब से ना जी है। अब हम लोग जैसे मान लें बड़ा होंगे तो क्या होंगे? कमजोर होंगे। अब बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या होगा? ताकतवर होगा। तो रिएक्टेंट खर्च होगा तो घटेगा, और मान समय बीतेगा तो रिएक्टेंट खर्च होगा और प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अब कितना खर्च हो आपको पता है पता नहीं ना। तो जो चीज़ नहीं पता रहता तो क्या मानते हैं आप? एक्स वाई जेड कुछ ही मान लेते हैं ना भैया, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आप मान सकते हैं कि 1 मोल खर्च हो रहा है, तो एक्स क्यों माने हैं? हम लोग ये मान लेते हैं कि 1 मोल में जो खर्च होता है उसी को ना अल्फा कहते हैं हम लोग, तो एक्स ना मान के अल्फा मान लेते हैं। तो इसका जो खर्च हुआ वो हो गया अल्फा, सही नहीं? ये अल्फा हो गया, सही नहीं? ये चाहिए आपका। अब तब इसका कितना बन गया? इसका कितना बनेगा जरा सोचिए जरा। तो देखिए ना क्या इक्वेशन कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर देखिए तो बगल में कि एन मोल अगर ए का खर्च होता है तो 1 मोल ए एन का बन रहा है। इसका जब एन मोल खर्च होता है तो इसका 1 मोल बन रहा है, तो एन मोल से बन रहा है 1 मोल। 1 मोल से कितना बनेगा? 1/n मोल बनेगा, है ना। तो अगर अल्फा उसका खर्च होगा तो इसका कितना बनेगा? 1/n इंटू अल्फा बन जाएगा। यानी कितना बन जाएगा? बन जाएगा अल्फा/n बन जाएगा, सही नहीं? ये चीज़ आपका है, ठीक है। तो अगर इसका अल्फा खर्च हुआ तो इसका बन गया अल्फा/n। तो अब क्या लिखेंगे कि मोल, क्या मोल? आफ्टर रिएक्शन, मोल आफ्टर रिएक्शन क्या होगा बाबू? 1 मोल लेके चले थे, अल्फा खर्च हो गया तो कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा, और ये कितना बन गया? अल्फा/n बन गया, है ना। तो ये चीज़ आपका हो गया मोल आफ्टर रिएक्शन। और अब क्या टोटल मोल कितना हो गया आफ्टर रिएक्शन? सो देखेंगे हम लोग। तो देखिए टोटल मोल आफ्टर रिएक्शन, टोटल मोल या मोल्स आफ्टर रिएक्शन, तो कितना है? रिएक्टेंट का 1 माइनस अल्फा मोल बचा हुआ है, प्रोडक्ट का अल्फा/n बन गया है, तो टोटल करने के लिए जोड़ देंगे ना बाबू। तो रिएक्टेंट का इतना बचा हुआ है और प्रोडक्ट का इतना बन गया है, तो ये आपका हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n हो गया। तो आप क्या है? आप तो रिएक्टेंट का 1 ही मोल लेके चले थे ना, आप रिएक्टेंट का लेके चले थे 1 मोल, और टोटल ये बदल गया इतना मोल में। तो वन टू फैक्टर किसको कह रहे थे कि 1 मोल टोटल जितना मोल में बदल जाए। यानी वन टू फैक्टर कितना हो गया एसोसिएशन केस में? I = 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n हो गया। ये वन टू फैक्टर किस केस में हो गया? किस केस में बाबू? एसोसिएशन केस में। किस केस में? एसोसिएशन केस में। अब एसोसिएशन में जो न्यूमेरिकल आता है सामान्यतः प्रायः मुख्यतः वो आता है डाइमेराइजेशन केस में। तो अब लिखेंगे इन केस ऑफ डाइमेराइजेशन, इन केस ऑफ डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन समझते हैं ना कि 2 मॉलिक्यूल मिल करके 1 मॉलिक्यूल तैयार कर दे। डाइमेराइजेशन मतलब क्या? ये हो जाए 2a बना दे a2 का, सही नहीं? ये चाहिए आपका। यानी n का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो i कितना हो जाएगा बच्चा? i = हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा i = 1 माइनस अल्फा/2, है ना। तो मुख्य रूप से जो न्यूमेरिकल आता है एसोसिएशन केस में वो डाइमेराइजेशन से आता है। तो डाइमेराइजेशन में n का वैल्यू आपको 2 रख लेना है। पूरी तरीक़ा से आपका n का वैल्यू पूछेगा ट्राइमेराइजेशन केस में, ट्राइमेराइजेशन, या इसी को हम लोग कहेंगे क्या? टर्मेराइजेशन, है ना। तो टर्मेराइजेशन में क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल मिल करके 1 मॉलिक्यूल का निर्माण कर देगा। यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 3 हो जाएगा, सही नहीं? ये ट्राइमेराइजेशन में। सिमिलरली अगर पूछेगा कि टेट्रामेराइजेशन में n का वैल्यू कितना होगा बच्चा लोग? तो बोल देंगे 4 हो जाएगा। वहाँ पर 4 मॉलिक्यूल मिल करके 1 मॉलिक्यूल का निर्माण कर देगा, नहीं। तो इस तरीक़ा से हम लोग वैन टू फैक्टर निकालना सीखे इन केस ऑफ डिसोसिएशन और इन केस ऑफ एसोसिएशन। अब आइए जल्दी से हम लोग वैन टू फैक्टर को कंक्लूड करेंगे, है ना। वैन टू फैक्टर को हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आई, है ना। आई क्या? तो पहला लिखेंगे फॉर नॉर्मल सॉल्यूट्स, आई फॉर नॉर्मल सॉल्यूट्स। नॉर्मल सॉल्यूट माने क्या? जो सॉल्यूशन के अंदर जाकर के न तो टूट रहा हो और न तो जुड़ रहा हो, है ना। न तो वो टूट रहा हो, डिसोसिएट हो रहा हो, न तो जुड़ रहा हो। तो आई हम लोग फिर से लिखे कि आई फॉर नॉर्मल सॉल्यूट्स। जैसे नॉर्मल सॉल्यूट कौन हो गया? ग्लूकोज हो गया बाबू, है ना। यूरिया हो गया बाबू, है ना। शुगर हो गया बाबू, है ना। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी में जाकर के नहीं टूटेगा। जैसे NaCl का मॉलिक्यूल NaCl नहीं रह जाता है पानी के अंदर जाकर के, वो Na+ और Cl- में बदल जाता है। वैसा इन लोग के साथ होने वाला नहीं है।
तो नॉर्मल सॉलिड्स के लिए आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए तो दूसरा क्या दूसरा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन आप देखें ही कि डिसोसिएशन में आई कितना हो जाएगा, 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, समझिए नहीं। सिमिलरली इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन केस में आई कितना हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा 1 - अल्फ़ा प्लस α/n हो जाएगा, सही नहीं। ये एसोसिएशन है केस में, और एसोसिएशन में भी एक खास केस है, कौन सा, डाइमेराइजेशन। तो इन केस ऑफ डाइमेराइजेशन क्या हो जाएगा बच्चा, इन केस ऑफ डाइमेराइजेशन क्या हो जाएगा बाबू, आई इक्वल टू हो जाएगा 1 - α/2 हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग आई को कंक्लूड किए, फिर से हम लोग आई लिख रहे हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। फिर से आई का हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर से वही फॉर नॉर्मल सॉल्यूट्स क्यों कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन के अंदर जाए तो न तो टूटे न तो जुड़े, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, वो लोग के बाद, तो उसके लिए आई कितना हो गया, आई आपका 1 हो गया, है ना। दूसरा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, जब सॉल्यूशन के अंदर जा करके टूट रहा हो, उस केस में क्या होगा, देख रहे हैं बाबू क्या होगा, जब टूट रहा है, देखो यार ध्यान से, डिसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है, आई इतना है ना, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक में कुछ जुड़ रहा है, एक में कुछ ऐड हो रहा है, यानी आई का वैल्यू 1 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई जो है वो 1 से बड़ा आएगा। तीसरा, इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में क्या देख रहे हैं, फिर से देखिए, उसमें डायमेराइजेशन वाला केस देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। आई इतना ही ना है जी, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एक में से कुछ घट रहा है, तो एक में से घटेगा तो 1 से छोटा आ जाएगा ना बाबू। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन आई जो है वो क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा, सही नहीं। तो ये आई था। तो अब जो हम लोग का जो इक्वेशन था, जिस इक्वेशन को वो सारे सॉल्यूट्स नहीं मान रहे थे, NaCl वगैरह मैंने टूटने वाला, जुड़ने वाला, तब उस इक्वेशन में सुधार कर देंगे। तो 4 इक्वेशन पढ़े थे ना, कौन सा पढ़े थे, ये था कि डेल्टा P/P नॉट बराबर क्या था, बराबर था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, वेरी करेक्ट, ये चीज़ आपका था। उसके बाद क्या था, डेल्टा TB बराबर क्या था, था आपका अभी तक, डेल्टा T बराबर था KB × M था। उसी तरीक़ा से डेल्टा TF बराबर क्या था बच्चा, वो था आपका KF × M था। और पाई इक्वल टू क्या था, पाई इक्वल टू C × R × T था, है ना। तो अब सब में क्या जुड़ जाएगा, आई जुड़ जाएगा, है। अब इस सुधरा हुआ इक्वेशन को सारे लोग मानेंगे, वो लोग भी मानेंगे जो विरोध कर रहे थे इस इक्वेशन का, नहीं। तो ये सुधार हो गया। अब इसे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे आगे क्लास में, या हो सकता है अभी कुछ करें। तो आइए ज़रा जल्दी से हम लोग इसको रिकैप्चुलेट करें। आई, तो आई आपका क्या होता है, आई जल्दी से लिखिएगा। आई नॉर्मल सॉलिड के लिए क्या होता है, एक होता है, टूटता है जब सॉल्यूट, तो आई कितना हो जाता है, 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा हो जाता है। जुड़ने के केस में 1 - अल्फ़ा प्लस α/n हो जाता है ना। और जुड़ने में मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है डाइमेराइजेशन से, तो डाइमेराइजेशन में आई कितना हो जाता है। फिर से हम लोग बात करें तो नॉर्मल सॉल्यूट के लिए, नॉर्मल सॉल्यूट में यूरिया, ग्लूकोज, शुगर के लिए आई का मान 1 हो जाएगा। जब सॉल्यूट जाके सॉल्यूशन में टूटेगा तो आई 1 से बड़ा हो जाएगा, और जब सॉल्यूट जाके जुड़ेगा तो आई का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। और अब जो हम लोग 4 फॉर्मूला पढ़े थे, उन चारों में आई इस तरीक़ा से हम लोग जोड़ देंगे। तो अब जो सॉल्यूट इन नियम कानून को नहीं मान रहा था, वो सारा सॉल्यूट्स भी अब इस नियम कानून को फॉलो करेगा। कैसे करेगा हम लोग आगे देखेंगे, यही नहीं। चलिए अब कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चन करने के पहले आदित्य कुमार जी जल्दी से बताएंगे कि आप इतना बात समझे या नहीं समझे हैं, यही नहीं। समझे हैं तो ठीक है, और नहीं समझे हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यही नहीं। नहीं समझे तो बताएंगे, सो कर रहे हैं, ये चाहिए, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके।
चलिए ठीक है बाबू। तो अब एक दो चार ठो क्वेश्चन करेंगे, है ना, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा ज़रा क्वेश्चन क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है किस सॉल्यूशन का, माने टीबी किसका ज़्यादा होगा, टीबी किस केस में ज़्यादा होगा, है ना। टीबी क्या था, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का था। तो अब क्या पढ़े बाबू, देखिए ज़रा, डेल्टा टीबी बराबर आई, है डेल्टा टीबी बराबर क्या पढ़े, आई के बी गुना एम, यही पढ़े ना आप। यहाँ ये तो मोलरिटी है और यहाँ दिया हुआ सबका मोलरिटी, सबका एक ही चीज़ दिया हुआ है ना जी, तो हमको तो तुलना ही ना करना है, तो उसके लिए कोई बहुत बरीड होने का जरूरत नहीं है, आप वन ही मान लो सबके लिए। तो डेल्टा टी बराबर आई के बी इंटू एम हो गया। और डेल्टा टी बी को आप क्या लिख रहे थे, आप लिख रहे थे ना टी बी माइनस टी बी नॉट बराबर आई के बी गुना एम, लिख रहे थे ये। तो अब क्या लिखेगा ये, आप लिखेगा नहीं, ये टी बी बराबर आई के बी एम प्लस टी बी नॉट, लिखिएगा नहीं लिखेगा, लिखने में घबराइएगा। आप देखिए टी बी, हम लोग ये पूछा है कि टी बी कहाँ ज़्यादा बड़ा होगा, आई है, एम सबके लिए 1 दिया हुआ है, के बी हर एक केस में वाटर के लिए 0.52 हो जाएगा, ठीक है, 0.52 यहाँ पर लिख दिए हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये चीज़ आपका होता है, ठीक है। अब सोचिए ये बड़ा कब होगा, तो इसमें 9 नंबर से एक तो आई ना है, बाकी तो ये 100 तो सबके लिए है, 0.52 इंटू 1 सबके लिए है। तो अब ये बड़ा कब होगा, ये बड़ा तब होगा जब आई बड़ा होगा, है ना। ये बड़ा कब होगा, जब आई बड़ा हो जाएगा। और आई किस केस में बड़ा है भैया, कभी ना निकाल के देखे, नहीं याद है तो कोई पलट के देखिए कि ग्लूकोज के केस में, ग्लूकोज के केस में आई कितना बोला गया, ग्लूकोज के केस में आई 1 बोला गया, है ना। NaCl केस में आई कितना था, 1 प्लस अल्फा था, अल्फा आपको बोलने की जरूरत है तो 1 मान लीजिए। तो NaCl केस में आई हो गया 2, उसी तरह से MgCl2 के केस में आई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और Al2SO4 होल 3 केस में आई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 5 है ये आई। तो फिर से यहाँ देखिए कि टीबी बराबर इतना है, फिर से हम टीबी जरा साफ साफ लिख दीजिए कि टी बराबर कितना है, टीबी बराबर है आई गुना 0.52 गुना 1 प्लस 100, यही ना है जी। तो इतना चीज़ तो सब में कॉमन है ना बाबू, तो जो कॉमन रहेगा उससे थोड़ी रिजल्ट आएगा, है। आंसर के लिए अंतर ढूंढिए। तो टीबी किस में सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें आई सबसे ज़्यादा होगा, समझिए नहीं, आई जिसमें सबसे ज़्यादा उसमें टीबी सबसे ज़्यादा, और आई सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये चौथा केस में है। इसलिए हमसे क्या पूछा था, किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, तो इस सॉल्यूशन का 1m सॉल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल 3, इस केस में टीबी सबसे ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा होगा। तो ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अतः हम लोग फटाक से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, हैं। एस कुमार क्वेश्चन मार्क का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, ऑप्शन यही है, ऑप्शन में कोई परिवर्तन नहीं है। 1m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 1m सॉल्यूशन ऑफ NaCl, 1m सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 और 1m सॉल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल 3, है नहीं, ऑप्शन यही है, नहीं, जल्दी से बताइएगा। डेल्टा टीबी मैक्सिमम फिर से हो जाएगा Al2SO4 होल 3 का, है ना। इसी क्वेश्चन में फिर से ये कर रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम, देखो फिर से चेंज करें बच्चा, इसको कर दिए कट, इसको कट कर दिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम TF, है ना, माने किस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, आपको ये बताना है किस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। बस एक ही आंसर अभी तक आया है। तो आइए इसको टेक्निकली समझते हैं, इसको हम लोग टेक्निकली समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्या फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, क्या था फॉर्मूला ग्लूकोज का सर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, देखिए जरा, डेल्टा TF बराबर आई KF इंटू एम। डेल्टा TF क्या लिख रहे थे, TF नॉट माइनस TF बराबर आई KF इंटू एम। अब क्या लिखें, इसको लिखिए माइनस TF बराबर आई KF इंटू एम। इधर आया तो क्या हो गया, माइनस TF नॉट हो गया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया TF बराबर माइनस आई KF इंटू एम प्लस TF नॉट हो गया, है ना। तो अब क्या हो गया, TF बराबर TF नॉट माइनस आई KF गुना एम हो गया, सही नहीं, ये हो गया। देखिएगा ध्यान से, अब क्या, TF बराबर फ्रीजिंग पॉइंट वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन या 273 हम 1.5 लिख लीजिए, माइनस आई KF वाटर के लिए कितना होता है 1.86 मोलरिटी। तो मान लेते हैं कि जो मोलरिटी वही मोलरिटी है, तो 1 है। तो अब सोचो ना,
इसमें से ये टर्म तो घट रहा है ना बाबू, तो ये मैक्सिमम कब होगा, मानिए बड़ा से बड़ा कब होगा, जब ये जितना कम घटे, मानिए छोटा से छोटा हो। अब इसमें ये चीज़ और ये चीज़ तो फिक्स है, तो ये छोटा अब कब होगा, वो तो आई पर डिपेंड कर रहा है। तो आई जिस केस में छोटा होगा उसमें ये पूरा का पूरा टर्म छोटा हो जाएगा, यानी इससे कम घटेगा। इससे कम घटेगा तो टी एफ क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो आई सबसे छोटा किस केस में है, ग्लूकोज के केस में है। आई इक्वल टू 1। तो चिकू बाबू का और आदित्य बाबू का आंसर बिल्कुल सही है, सही नहीं, ये चीज़ आपका है, ठीक है। इन दोनों का आंसर आपका सही है, सही नहीं। अब फिर से जल्दी से उस क्वेश्चन में सुधार करते हैं और एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट करते हैं इसको, सही नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम डेल्टा टी एफ, मैक्सिमम डेल्टा टी एफ। ऑप्शन यही रहेगा 1m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 1m सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, NaCl जो भी है ना। तो किस सॉल्यूशन का डेल्टा टी एफ जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई जिसमें ज़्यादा उसमें डेल्टा टी एफ ज़्यादा, लेकिन टी एफ किस में ज़्यादा था, ग्लूकोज के केस में ज़्यादा था, सही नहीं। तो सही आपका जवाब, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी वी। 10% बेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 10% बेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 10% बेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ऑल हैव सेम वैल्यू। जल्दी से बताएंगे। चलिए तो इसको बना के इसका जवाब दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही कहानी, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।